हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और सवालों में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा ख़त्म हो चुका है। उसके अंदर एक चीज़ बाकी जिसको मैंने नाम दिया है इम्पॉर्टेंट स्मॉल कंसेप्ट्स। कभी कभार ऐसे कंसेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं बच्चों, तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट पूछ लेता है तो अपने को कम से कम ज़्यादा नहीं तो चीज़ों को समझ में आना चाहिए। जैसे कि इसमें पहले आप चाहें तो इसमें हेडिंग में देता हूँ इम्पॉर्टेंट स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। छोटे छोटे से 4-5 कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट आएगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। इस पर 20 क्वेश्चन आता है। अब स्प्रिंग बैलेंस का जो कॉम्बिनेशन करता है बच्चों, दो तरीके से करेगा, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए जरा सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखें जरा ध्यान से। सपोज यहां एक स्प्रिंग बैलेंस है बच्चों, यहां दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है और यहां एक वेट लटका दिया है, 10 केजी मास लटका हुआ है। अब आपसे यहां पूछा जाएगा कि इस स्प्रिंग बैलेंस S1 और S2 की रीडिंग क्या होगी। तो देखिए जरा, स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरुआत में बताया था बच्चों कि स्प्रिंग बैलेंस ऑलवेज मेजर द रिएक्शन फोर्स इन केजी वेट और इन ग्राम वेट। तो मुझे मालूम है बच्चों कि इसका वेट 10G जो कि न्यूटन के अंदर हो वो यहां काम करेगा, और इसकी एक रिएक्शन जिसको यहां टेंशन फोर्स आप कहोगे उसकी वैल्यू भी 10G न्यूटन के बराबर होगी। पर मुझे मालूम है कि स्प्रिंग बैलेंस न्यूटन में रीड नहीं करती बच्चों, केजी वेट में करती है। तो न्यूटन को केजी वेट बनाना पड़ेगा। तो S1 की जो रीडिंग हो, S1 की वो क्या होगी बच्चों, 10 केजी वेट के बराबर होगी। पर अब S2 को ध्यान से देखो तो S2 से ये भी कनेक्टेड है और वेट भी लटका हुआ है, पर स्प्रिंग बैलेंस खुद मास लेस होती। हां, अगर इसका मास दिया होता तो इसका भी एक वेट काम करता, तो नेट वेट यहां जितनी रिएक्शन क्रिएट करता उस रिएक्शन को केजी वेट में कन्वर्ट करते और यहां हमारा आंसर होता। पर इस स्प्रिंग बैलेंस का तो कोई मास है नहीं बच्चों, तो कोई वेट काम करेगा नहीं। तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली इससे भी यही मास लटका हुआ है, तो ये रिएक्शन थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी। तो यहां S2 की रिएक्शन भी 10 केजी वेट के बराबर ही होगी। ये हमारा आंसर होगा। जस्ट लाइक एज ए करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा है आपने, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको ऐसे ही याद रखो, ज्यादा बढ़िया होगा। जो करंट के साथ होता था बच्चों वही यहां पर रीडिंग के साथ होगा। ये कोई एक बैटरी आपने लगा दी है, यहां भी R रेजिस्टेंस है, यहां भी R रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट थ्रू आउट सेम होता है बच्चों। तो बैटरी से जो भी करंट यहां से I एम्पियर का गया तो इस रेजिस्टेंस के अंदर भी I होगा, इसके अंदर भी I होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलग अलग होगा पर करंट सेम रहेगा बच्चों। जैसे यहां रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, यहां पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग सेम होती है। यानी कंपैरिजन से अगर आप देखोगे कि करंट का कंपैरिजन आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग से करना है बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग के साथ करना है, कंपैरिजन में देखना है आपको, ठीक है।
ये तो बात हुई बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन की। बात कर लें जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहां पर दो स्प्रिंग बैलेंस को 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, ध्यान रखना। यहां पर ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, ये S1 है, ये S2 है बच्चों, और इनसे लटका दिया मैंने एक 10 kg का ब्लॉक। तो मुझे मालूम है कि 10 G न्यूटन का फोर्स यहां लगेगा और उसकी एक रिएक्शन जो टेंशन फोर्स की बराबर होगी वो यहां 10 G न्यूटन ही आने वाली है। पर स्प्रिंग बैलेंस हमेशा रीड करता है बच्चों केवल और केवल kg वेट के अंदर, वो कभी भी न्यूटन में रीड नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो यहां देखें अब जरा ध्यान से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट डायग्राम यहां पर देखते हैं बच्चों रेजिस्टेंस वाला, तो आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल सेम होता है पर करंट अलग अलग होता है। पर हां, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस आर आर हैं तो करंट यहां पर इक्वली डिवाइडेड हो जाता है I/2 से। पर अगर R1 R2 अलग अलग है तो फिर करंट भी अलग अलग ही जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर भी स्प्रिंग बैलेंस तो सेम ही है ना, क्योंकि दोनों मासलेस हैं। तो यहां से ये जो रिएक्शन होगी ये आधी आधी बढ़ जाएगी बच्चों, यानी S1 और S2 दोनों बराबर होंगे 5 kg वेट के बराबर। बराबर तो यहां पर भी है, पर यहां पर सेम रीडिंग रहेगी, जितना kg वेट इस वेट का बनेगा उतना, पर यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी यहां पर स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग की अगर मैं बात करूंगा, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, तो आपके पास क्या हो गया, टोटल वेट इन kg वेट आप ले लीजिए डायरेक्ट, और नंबर ऑफ बैलेंस कर देना, नंबर ऑफ बैलेंस। जैसे यहां पर 10 kg वेट टोटल वेट बना, kg वेट के अंदर बोल रहा हूं, 10 G मतलब ये तो 100 न्यूटन हो जाएगा, पर kg वेट में कितना होगा, 10 kg वेट के बराबर। तो टोटल वेट यहां लिख दीजिए, और नंबर ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितनी है, 2, तो 5 kg वेट। अगर 3 होती तो 10/3, 4 होती तो 10/4। इस प्रकार से आपको करना होगा। ये तो बच्चों स्प्रिंग बैलेंस का कॉम्बिनेशन, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। विद क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब आप कोई भी सवाल इस पर बेस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप। अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा वो है मैकेनिकल मशीन का कॉन्सेप्ट। मैकेनिकल मशीन का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर बेस सवाल जो पूछा गया बच्चों वो भी देखेंगे आप। हाँ जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है मैकेनिकल मशीन का कॉन्सेप्ट। देखिए इसके अंदर दो चीजें आपको पहले कंसीडर करनी है बच्चों। लेट W जो होगा बच्चों लोड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और P जो होगा वो इफर्ट को रिप्रेजेंट करेगा। पर लोड तो समझ में आता है वेट के बराबर होता है, वेट ही लोड होता है। पर ये इफर्ट क्या होता है? इफर्ट वो मिनिमम फोर्स है बच्चों जो किसी बॉडी को उठाने के लिए, किसी बॉडी को चलाने के लिए या किसी बॉडी को क्रश करने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स होता है उसे हम कहते हैं एफर्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लो यहां पर मेरे पास एक 5 किलो की बॉडी रखी हुई है हाथ पर, ठीक है। अब इस बॉडी का वेट 5G नीचे लग रहा होगा, तो इस बॉडी को मुझे ऊपर उठाने के लिए कम से कम 5G न्यूटन का फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। उससे कम लगाऊंगा उठेगी नहीं बॉडी, उससे ज़्यादा लगा दूंगा एक्सेलरेट हो जाएगी। मुझे सिर्फ उठाना है, जस्ट लिफ्ट द बॉडी। तो मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर जस्ट लिफ्टिंग द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, तो वो इफर्ट होगा हमारा, ठीक है। पर अगर मान लो कि मुझे बॉडी को आगे मूव कराना है तो इस बॉडी पर जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा एटलीस्ट उतना तो फोर्स मुझे लगाना ही पड़ेगा, उतना तो कम से कम लगाना ही पड़ेगा ना। तो वही उस फोर्स के बराबर, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर का फोर्स आपने लगाया, मिनिमम फोर्स, वही कहलाएगा बच्चों एफर्ट। किसी बॉडी को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए
जैसे सुपारी होती है अपने पास में, तो सुपारी को अपने पास में तोड़ने के लिए मिनिमम कोई तो फोर्स चाहिए होगा ना यार, मिनिमम से मिनिमम। मैक्सिमम तो कितना भी लगाओ आप, ठीक है, पर मिनिमम से मिनिमम जितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा उस फोर्स को ही हम कहेंगे एफर्ट बच्चों। तो एफर्ट क्या है? मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू विच दी lift the body or to move the body or to crush the body known as effort। किसी बॉडी को चलाने के लिए, किसी बॉडी को उठाने के लिए, किसी बॉडी को तोड़ने के लिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स होता है उसे ही कहा जाता है बच्चों एफर्ट। अब इस मैकेनिकल मशीन से रिलेटेड पहली बात जो आपसे पूछी जाएगी बच्चों, वो पूछी जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जिसको आप फोर्स रेशो भी कहते हो बच्चों। मैकेनिकल एडवांटेज को फोर्स रेशो भी कहा जाता है और इसको एमए से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। तो मैकेनिकल एडवांटेज किसी भी मशीन का अगर निकालना हो, इससे हम मैकेनिकल एडवांटेज से ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी मशीन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल और कौन सी नहीं है बच्चों। सिंपल मैकेनिकल एडवांटेज होता है बच्चों, लोड और एफर्ट दोनों का रेशो होता है, यानी W/P, ठीक है। वही मशीन हमारे लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी कि लोड हो ज़्यादा और एफर्ट हमें कम से कम लगाना पड़े। सिंपल सी बात है भाई, जितना वेट अगर है उतना ही उठाने के लिए अगर आपको फोर्स लगाना पड़ा तो फिर किसी मशीन की ज़रूरत कहाँ है? हाथ से उठा लीजिए डायरेक्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि हमारे पास होती है कैंची, सीजर, किसी चीज़ को काटने के लिए काम आती है बच्चों। कोई एक बहुत मोटा सा कपड़ा आपको दे दिया जाए और उसके 2 टुकड़े करने हो तो आप ताकत लगाकर या तो उसको फाड़ो, तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी आपको, पर कैंची अगर हो तो आप एक हाथ से उसको कट कर सकते हो, ठीक है ना। तो कैंची हमारे पास में एक मशीन है जिससे हमें कम से कम एफर्ट लगाना पड़ा और हमने 2 पार्ट कर दिए बच्चों। जैसे बैटल नट कटर, सुपारी काटने का सरोता होता है बच्चों। अब यूँ तो आप हथौड़ी से चोट लगाओगे, बहुत ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर उस सुपारी के टुकड़े होंगे, पर बैटल नट कटर में आप लगाओ, हल्का सा दबाओ, फट से कट जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने पास जो भी मशीन है उसमें एफर्ट आपको कम से कम देना पड़ेगा। अब अगर डिनोमिनेटर कम से कम है, लोड से भी कम है, तो पक्की बात है मैकेनिकल एडवांटेज जो आएगा बच्चों वो 1 से ज़्यादा आएगा। जिस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा होगा वो मशीन हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, पर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा वो सबसे ख़राब मशीन होगी हमारी, ठीक है। मशीन से मतलब है कोई ना कोई एपराटस अपने पास में, ठीक है। कोई ज़रूरी कैंची अपने पास में, कोई ना कोई एपराटस हो अपने पास में। जैसे संडसी होती है, ठीक है, भगोनी में आप दूध को गर्म करते हो, जब गर्म हो जाता है तो उसको उठाकर रखने के लिए संडसी का इस्तेमाल करते हो बच्चों, ठीक है। तो पकड़ने के लिए यो आप उठाओगे तो जितना वेट उस दूध और भगोनी का होगा उतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, पर संडसी से आप पकड़कर एक हाथ से उठाकर रख देते हो आप। तो वहाँ पर संडसी एक एपराटस है, एक मशीन है जो कि हमें कम एफर्ट लगाने के लिए काम कर रही है। ये जितने भी सिस्टम होते हैं ना बच्चों मशीन, वो सारे के सारे टॉर्क प्रिंसिपल पर काम करते हैं। वो अगला आएगा लीवर सिस्टम, जब हम लेंगे तो उसके अंदर काम करेंगे उसको, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज बताया आपको कि क्या होता है। दूसरा आता है बच्चों एक आइडियल एडवांटेज, जिसको आप वेलोसिटी रेशो के नाम से जानते हो बच्चों। VR लिखते हैं इसको अपन, वेलोसिटी रेशो। हालांकि बहुत साल पहले, लगभग 17-18 साल पहले कहीं जाकर आइडियल एडवांटेज को निकालने की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है।
पर अब जो सवाल बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एडवांटेज पर ही बनते हैं। इस पर बेस बहुत पहले, जैसा मैंने बताया 18-19 साल पहले कोई एक सवाल था जिसमें मशीन की एफिशिएंसी निकालनी थी, और उस एफिशिएंसी को निकालने के लिए इस आइडियल एडवांटेज की हमें ज़रूरत पड़ी थी बच्चों। क्योंकि जब तीसरा पॉइंट जब बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। इस वीआर को हम क्या लिखते हैं बच्चों? वीआर वेलोसिटी रेशो क्या होता है? रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स्ड बाय एफर्ट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स्ड बाय लोड पर यूनिट टाइम। इसको मैं वी आर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स बाय एफर्ट को मैं लिख रहा हूं L1 या LE लिख दो अपॉन टी, और इसको L लिख दीजिए अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स बाय एफर्ट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स बाय लोड पर यूनिट टाइम। टाइम से टाइम कट जाएगा बच्चों। एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट अपॉन लोड का डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी रेशियो होता है। ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी है, और ये भी यूनिट लेस क्वांटिटी ही होती है बच्चों। क्योंकि ये फोर्स अपॉन फोर्स, ये लोड डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही यूनिट लेस क्वांटिटी होती हैं। ये अपने पास में मैकेनिकल एडवांटेज, ये है आइडियल एडवांटेज। और तीसरी चीज आती है बच्चों एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। एफिशिएंसी ऑफ द मशीन जो होगी, तीसरी चीज। थर्ड, एफिशिएंसी ऑफ मशीन। मशीन की जब एफिशिएंसी निकालते हैं बच्चों तो परसेंटेज में निकाली जाती है, ध्यान रखना। तो यहां पर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ऐसे सवाल, जैसे कि मैंने कहा बहुत पहले एक सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था मैं आपको बता देता हूं। सवाल ये था बच्चों कि एक पुलिस सिस्टम था, उस पुलिस सिस्टम से 1,100 kg का, यानी कि 1000 G, 100 G का वेट लटका हुआ था, और इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक एफर्ट यूज़ कर रहे हैं। वो एफर्ट आप केवल और केवल 50 न्यूटन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो पूछा गया था अपने पास में कि अगर लोड को ज़मीन से 3 मीटर ऊपर उठाना हो, 3 मीटर ऊपर उठाना हो, तो एफर्ट यानी रस्सी को आपको 2 मीटर पुल करना पड़ता है। तो बताओ इस पुलिस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होगी? तो ध्यान से देखो, आपको एफिशिएंसी पूछी गई थी बच्चों। मैकेनिकल एडवांटेज होता लोड अपॉन एफर्ट, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा। ये 1000 हो गया लोड और 50 न्यूटन का हो गया एफर्ट। फिर वेलोसिटी रेशियो निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 3, और एफर्ट रस्सी को जहां आपने फोर्स लगा रखा उसको कितना पुल करना पड़ा 2 मीटर इनटू 100। चलिए साहब 1 0 से 1 0 उड़ा दो और 20 पंजे 100, 20/1 और ये 2/3 पलट कर ऊपर चला जाएगा, इनटू 100 कर दीजिए बच्चों। 40/3 आ गया, इनटू 100 कर दीजिए, यानी 4000/3। अब देख लो आप, एक से बड़ा ही बहुत बड़ा मिलेगा अपने पास में, परसेंटेज में आंसर मिलेगा, इतना परसेंट उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो ऐसे सवाल अपने पास में बनते हैं बच्चों, तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा बच्चों वो होगा लीवर सिस्टम का कॉन्सेप्ट। लीवर सिस्टम,
समझिएगा लीवर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा लीवर सिस्टम। ये वो बायो वाला लीवर सिस्टम नहीं है बच्चों, फिजिक्स का लीवर सिस्टम है। लीवर सिस्टम बेस्ड ऑन टॉर्क प्रिंसिपल। टॉर्क प्रिंसिपल पर काम करता है बच्चों। टॉर्क क्या होता है पहले तो आप ये समझ लीजिए। टॉर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या होती है बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मोमेंट आर्म होती है। तो कुछ नहीं करना अपने को, मोमेंट ऑफ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, मोमेंट ऑफ लोड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन को बराबर करना होगा मोमेंट ऑफ इफर्ट अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सवालों के अंदर कॉन्सेप्ट काम करता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि देखा जाए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है बच्चों, ये और रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। अब लीवर सिस्टम जो होता है बच्चों टॉर्क प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम की हम बात करें, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम, पहले प्रकार का जो लीवर सिस्टम होता है, ऐसा लीवर सिस्टम जिसमें लोड और इफर्ट के बीच होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कभी आपने एक झूला होता है जिसका नाम होता है सी सॉ, देखा होगा बच्चों। यहां कहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ठीक है, फलक्रम कहते हैं इसको अपन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ है। यहां कोई आप लोड लगा देते हो बच्चों, और इसको उठाने के लिए यहां कहीं पर आप इफर्ट लगा देते हो। लोड की डिस्टेंस सपोज L1 है और इफर्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो L2 है। अब आपको कुछ नहीं करना है, चार डाटा है, लोड, इफर्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लोड की डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इफर्ट की डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। इसकी वजह से इसको इधर टॉर्क मिलेगा, इसकी वजह से इसको इधर टॉर्क मिलेगा। जैसे फिजिकल बैलेंस भी इसी फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम ही होता है बच्चों। तो इसका टॉर्क कितना बना बच्चों? W इंटू L1, और ये कितना होगा? P इंटू L2। यहाँ से P को आप इधर ले जाओ, L1 को इधर ले जाओ, W बाई P इक्वल मिलेगा L2 अपॉन L1। अब आपको पता है W बाई P क्या होता है बच्चों? मैकेनिकल एडवांटेज होता है, और ये डेफिनेटली एक से ज़्यादा आएगा तो ये लीवर सिस्टम हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। पर इसमें L2 अपॉन L1, सॉरी, हाँ जी, पर ये ध्यान रहे ये रेशो एक से बड़ा तभी आ सकता है जब L1 यहां पर L2 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि लोड जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्लोज होना चाहिए और इफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा दूर होना चाहिए। यही रीज़न है कि वो जो संडसी थी या कैंची जो होती है वो, उनके हैंडल्स लंबे होते हैं बच्चों। उनके हैंडल लंबे इसीलिए होते हैं कि आपको इफर्ट कम से कम लगाना पड़े, ठीक है। एक्सिस ऑफ, जैसे संडसी आप जानते ही हो, देखा होगा सबने घर के अंदर रसोई में, अगर आप कभी गए हो तो कुछ इस शेप की अपने पास संडसी होती है बच्चों। यहां पर जो भी वेट आपको उठाना होता है वो यहां लगा हुआ होता है बच्चों, ठीक है। ये वेट आपने यहां उठा दिया और फोर्स आप यहां लगाकर इसको प्रेस करते हो और इसको उठाते हो आप। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में है, लोड यहां पर है और इफर्ट आप देखो दूर लगा रहे हो। तो जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से इफर्ट दूर लगाओगे उतना ही आपको इफर्ट कम से कम लगाना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन लोड और इफर्ट के बीच में कहीं होता है, ठीक है। दूसरा काइंड का जो लीवर सिस्टम होता है बच्चों, वो देखें आप इधर। सेकेंड काइंड ऑफ लीवर सिस्टम,
हाँ जी, सेकेंड काइंड जो होता है बच्चों, उसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है बच्चों वो एक एंड पर होता है। यहां कहीं पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा O पॉइंट, लोड यहां कहीं पर होगा और एफर्ट यहां दूर आप लगा रहे होंगे। लोड की डिस्टेंस L1 है और एफर्ट की डिस्टेंस L2 है बच्चों। ये इसको इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा, ये इसको इस डायरेक्शन में टॉर्क देगा। कंसेप्ट वही रहेगा, WL1 बराबर P इंटू L2, W बाई पी इक्वस वही L2 अपॉन L1 होगा और L1 L2 से छोटा है तो डेफिनेटली W बाई पी जो होगा वो 1 से बड़ा आएगा। ये लीवर सिस्टम जैसे कि बैटल नट कटर, सुपारी काटने का सरोता, कुछ ऐसा होता है। यहां पर एक ब्लेड लगी होती है बच्चों, ये ब्लेड है, ठीक है, ये इसका हैंडल लंबा होता है। यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां कहीं पर आप उस सुपारी को रख देते हो और यहां कहीं पर आप फोर्स लगाते हो बच्चों। सुपारी जो होती है ना बच्चों, वो कभी भी एक्शन से नहीं कटती है, रिएक्शन से कटती है। तो यहां से इसके ऊपर एक एक्शन होगा और उसको मिलेगी एक रिएक्शन। यहां पर वो रिएक्शन लोड के बराबर होगी, जिसको आप रिएक्शन का नाम दे रहे हैं यहां लोड के बराबर। कितना लोड ये इसके ऊपर लगाता है, ठीक है, वो लोड जो है वो ग्राउंड पर ट्रांसफर होता है, ग्राउंड से एक रिएक्शन मिलती है, उसकी वजह से सुपारी कटती है। और एफर्ट आप यहां दे रहे हो बच्चों, तो ये लोड की डिस्टेंस यानी रिएक्शन L1 और ये L2 इस प्रिंसिपल पर ही काम करता है। अपने पास में ये बैटल नट कटर, सुपारी काटने का सरोता। 4 डाटा हैं, WP L1 L2। इन 4 में से कोई 3 आपको पकड़ाएगा और चौथे की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट जो होता है, तीसरा थर्ड काइंड ऑफ लीवर सिस्टम, ये सबसे खराब लीवर सिस्टम होता है बच्चों। इसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन होता एक एंड पर ही है, जैसे सेकंड में होता है। पर प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है। लोड जो होगा, लोड रिएक्शन कह लीजिए आप, लोड रिएक्शन वो यहां होती है बच्चों। लोड की डिस्टेंस आपने हमेशा L1 से रिप्रेजेंट करी है और एफर्ट की डिस्टेंस L2 से। तो यहां जब WL1 इक्वल टू PL2 करोगे बच्चों, तो W बाई पी जो होगा वो L2 अपॉन L1 होगा। यहां L1 L2 से बड़ा है तो W बाई पी जो आएगा बेटा वो 1 से कम आएगा। ये लीवर सिस्टम सबसे गंदा लीवर सिस्टम है, फिर भी हम इसका उपयोग करते हैं। बस सर ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए। तो घर में आपने मम्मी को कभी गैस पर रोटी सेकते हुए देखा होगा, तो जो उनके हाथ में होता है चिमटा, वो थर्ड काइंड ऑफ लीवर सिस्टम होता है बच्चों। कुछ ऐसा होता है यार, वो यहां रोटी पकड़ी जाती है, बीच में फोर्स लगाया जाता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां लोड होता है, लोड एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, बीच में आप इसको दबाते हो तो फोर्स आप यहां लगाते हो, एफर्ट आप यहां दे रहे हो। तो एफर्ट लोड और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में आ गया तो वो थर्ड काइंड ऑफ लीवर सिस्टम होगा, ठीक है। ज़्यादा दूर मत जाइए, चिमटा किसी ने देखा है नहीं देखा, पर अपना हाथ जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि अगर हम अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रख दें बच्चों, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब इसको कलाई से घुमाना नहीं है, कलाई भी स्ट्रेट होनी चाहिए। कोहनी के अबाउट हम अपने हाथ को ऊपर नीचे कर सकते हैं बच्चों। अब अगर आप यहाँ लोड रखते हो तो हल्का सा भी लोड रखोगे ना, तो इसको उठाने के लिए आपको यहाँ कहीं पर एफर्ट फील होगा, यहाँ पर बीच में। तो देखो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लोड चला गया दूर, एफर्ट आ गया ये। इसलिए हम कभी भी कोई भी सामान ऐसे सीधा का सीधा ऊपर नहीं उठाते हैं बच्चों। जब हम उठाते हैं तो अपन अपनी कलाई का इस्तेमाल करते हैं। उठाते समय अपनी कलाई को हम ऐसे मोड़ देते हैं, हाथ नीचे लगाए और ऐसे मोड़ देते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका बीच में आ जाता है। तो थर्ड काइंड ऑफ लीवर सिस्टम की जगह पर आप उसको फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि ये बन गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ से लोड आ जाएगा नज़दीक और एफर्ट चला जाएगा दूर। तो ये हमारा
फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर सिस्टम बन गया। तो ऐसे लीवर सिस्टम टॉर्क प्रिंसिपल पर काम करते हैं बच्चों। सिंपल, बहुत पहले क्वेश्चन बनते थे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर, अपने पास में पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। चलिए अगली चीज़ हमारी आती है बच्चों केज, यानी कि पिंजरा। कभी कभार बहुत पहले तो सवाल बनते थे बच्चों, पर अब तो मैंने पिछले 8-10 साल में तो देखा नहीं है कोई भी सवाल। ठीक है, चौथा कंसेप्ट हमारा आता केज, यानी जिसको आप बोलते हो पिंजरा। केज जो होता है ना बच्चों, वो दो तरीके का होता है। एक होता है ओपन केज और दूसरा होता है क्लोज्ड केज। मैं यहां अलग से बनाऊंगा क्लोज केज। ओपन केज को हम वायर केज का नाम भी देते हैं बच्चों, वायर केज। पर क्लोज केज को हम एयर टाइट केज कहते हैं बच्चों, एयर टाइट केज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लीजिएगा। ये अपने पास में है बच्चों एक वायर केज, घर के अंदर आपने देखा होगा बच्चों इसको, तोता चिड़िया जो पालने वाला पिंजरा होता है ना, उसी को हम बोलते हैं ओपन केज। सवाल कैसा बनता है ये भी समझ लीजिएगा ध्यान से। ये एक ओपन केज है बच्चों, ठीक है। दो बनाने पड़ेंगे मुझे यहां पर। समझिएगा सवाल क्या बनेगा, क्या पूछा जाएगा। बोलेगा अपने से कि इस ओपन केज के अंदर एक बर्ड बैठी हुई है। ये लीजिए बर्ड बैठा दी मैंने। तो आप इस पिंजरे को जब यहां से उठाते हो बच्चों, तो आपको कौन कौन सा वेट फील होगा? वेट ऑफ केज प्लस वेट ऑफ बर्ड फील होगा। फिर बोलता ये कि अगर ये बर्ड इस पिंजरे में उड़ना स्टार्ट कर दे, इस पिंजरे में अगर उड़े तो अब कितना वेट फील करोगे भाई? तो सुनो ध्यान से। बर्ड जब उड़ती है ना बच्चों, तो एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल पर उड़ती है। अपने पंखों से हवा को नीचे प्रेस करती है और हवा से उसको एक थ्रस्ट मिलता है, उसकी वजह से ये ऊपर उड़ती है। तो यहां से जब ये अपने पंखों से हवा को नीचे प्रेस करेगी तो वो हवा ऐसे फ्लोर पर आकर टकराएगी। पर केज कैसा है? ओपन। तो टकरा टकरा कर हवा जो होती है ना बच्चों बाहर निकल जाती है, सारी हवा टकरा टकरा कर बाहर निकल जाती है। ऐसे टकरा कर ये वापस से रिबाउंड नहीं होती, बर्ड तक नहीं पहुंचती है। तो बर्ड को मिलने वाली रिएक्शन जो होगी वो ज़ीरो होगी और आपको सिर्फ और सिर्फ वेट ऑफ केज ही फील होगा। वेट ऑफ बर्ड यहां पर आपको फील नहीं होगा, ठीक है। तो ओपन केज की कोई भी प्रॉब्लम आए, कॉन्सेप्ट यही है कि बर्ड से जो हवा नीचे प्रेस होती है वो टकराकर फ्लोर से बाहर निकल जाती है, टकराकर वापस बर्ड तक नहीं पहुंचती, तो बर्ड को कोई रिएक्शन नहीं मिलती है। रिएक्शन नहीं है तो एक्शन भी नहीं है भाई। इसलिए केवल और केवल हमें केज का वेट फील होगा, यानी पहले से आपको डिक्रीज फील होगा। पहले तो वेट ऑफ बर्ड भी फील हो रहा था, पर अब केवल और केवल वेट ऑफ केज ही फील होगा। तो ओपन केज में जब भी वो बर्ड को उड़ाएगा, आपका जवाब क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है। चलिए क्लोज केज की बात करें तो क्लोज केज के अंदर बच्चों अब एयर टाइट केज है, यानी हवा न बाहर जा सकती है न बाहर से अंदर आ सकती है। अब ये फालतू सवाल मत पूछना सर, फिर बर्ड जिंदा कैसे रहेगी सर? अरे पहले से ऑलरेडी ऑक्सीजन उसके अंदर है, उससे जिंदा है। हम केवल प्रैक्टिकली कर रहे हैं काम। ये बर्ड अपने पास में बैठा दी बच्चों मैंने यहां पर, तो इनिशियली तो वही फील होगा, वेट ऑफ केज प्लस वेट ऑफ बर्ड। पर जब बर्ड इस पिंजरे में उड़ेगी बच्चों, तो वही कॉन्सेप्ट है कि हवा नीचे फ्लोर पर आएगी
टकराएगी। अब टकरा कर ये हवा जो होगी बच्चों रिबाउंड भी होगी, क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं सकती हवा, तो टकरा कर हवा क्या होगी, रिबाउंड होगी, और रिबाउंड होकर वापस बर्ड तक पहुंचेगी। तो बर्ड को अब एक रिएक्शन मिलेगी, मतलब जीरो नहीं होगी। तो यहां पर जितना रिएक्शन मिलेगा उतना एक्शन भी होगा, उतना ही एक्शन भी होगा। वेट ऑफ केस तो एज इट इज है, बर्ड ने कितना एक्शन किया उसका रिएक्शन उसको मिला है। अब ये रिएक्शन आपको मिले तो पता चले आपको कि ये वेट ऑफ बर्ड से ज़्यादा है कि कम है या बराबर है, तो डिपेंड करेगा बर्ड के उड़ने पर। ठीक है, तो बर्ड पेज एयर टाइट केज में उड़ी कैसे है। अगर ये बर्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होती है बच्चों, मान लो ऊपर एक्सेलरेशन दिया गया है, तो वेट ऑफ बर्ड नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी। तो यहाँ पर n माइनस वेट ऑफ बर्ड बराबर आप कर सकते हो m इंटू ए। तो n की वैल्यू मिलेगी वेट ऑफ बर्ड प्लस एम ए, यानी कुछ ज़्यादा ही मिलेगी आपको। वेट ऑफ बर्ड भी तो मिल ही रहा था यहाँ पर, साथ में एम ए भी मिलेगा, यानी कि लिफ्ट कॉन्सेप्ट लगाना होगा। लिफ्ट कॉन्सेप्ट आपको लगाना होगा। ठीक है, ये चौथा और पांचवा अपने पास में जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, पांचवा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का कोई नाम नहीं है बच्चों, बस फिफ्थ कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा। एक मिनट, इंक लूज हो गई पेन से। हाँ जी, फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, समझ लीजिएगा ध्यान से। सवाल ऐसे बनता है बच्चों, दस 10 केजी के दो वेट लटका रखे हैं और बीच में है यह स्प्रिंग बैलेंस, और आपसे इस रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू को पूछा जाता है। तो बच्चा कहता सर जीरो। सब मुझे क्यों, बोले सर इधर भी 10 जी लगेगा और इधर भी 10 जी लगेगा, तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स ही जीरो होगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा जी नहीं। इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी बच्चों 10 केजी वेट के बराबर। और इस कॉन्सेप्ट पर थ्योरेटिकल सवाल बनता है कि इन टग ऑफ वार, यानी रस्साकसी के खेल में, टीम ए एंड टीम बी बोथ आर एक्टिंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द टेंशन फोर्स इन द रोप। तो किसी एक टीम के द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होगा। सर ऐसा क्यों हुआ, तो समझो जरा ध्यान से। स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग तभी देगी बच्चों जब उसका एक एंड रिजिड एंड बन जाएगा। जैसे कि 10 केजी की वजह से जो यहां पर टेंशन जनरेट हो रही होगी वो काम कर रही है एज ए रिजिड सपोर्ट, और दूसरा वाला एज ए एक्शन काम करेगा, तो जाकर स्प्रिंग बैलेंस के अंदर रीडिंग आएगी। एक रिजिड सपोर्ट की तरह काम करेगा। बोले सर अगर मान लो अलग अलग कर दें हम तब, तो चलो भाई अलग अलग करके देख लो, उसमें क्या दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना सा डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो 10 केजी है, 20 केजी है, तो यहाँ 20 जी लगेगा बच्चों, यहाँ पर टेंशन T1 होगा, या 10 जी होगा, यहाँ टेंशन T2 होगा। ये नीचे जाएगा A एक्सेलेरेशन से, ये ऊपर जाएगा A एक्सेलेरेशन से, और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस आपसे पूछा गया। तो जरा इसके लिए इक्वेशन बनाओ, 20G माइनस T1 इक्वल्स टू 20A। उसके लिए बनाओ T2 माइनस 10G इक्वल्स टू 10A। जब आप सॉल्व करेंगे
तो यहां देखो T1 से T2 नहीं कटेगा बच्चों, ये अलग अलग टेंशन नहीं होगी। टेंशन मासलेस स्ट्रिंग है तो थ्रू आउट कांस्टेंट ही होने वाली है, ठीक है। तो यहां T तो ये tan G बराबर 30A आ जाएगा, तो A की वैल्यू बन जाएगी G/3 के बराबर। अब इसको उठाकर आप यहाँ रख दो, टेंशन की वैल्यू निकाल दो। tan G प्लस tan G/3 30 40 G/3 न्यूटन की टेंशन, तो 40/3 kg वेट इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी, ध्यान रखना 40/3, क्योंकि दोनों टेंशन इक्वल है। तो एक एंड रिजिड सपोर्ट की तरह काम करेगा, दूसरा एंड अपने पास में एज ए एक्शन काम करेगा। ये हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट स्मॉल कंसेप्ट्स की बात भी यहां पर मैंने पूरी करी। तो यहां अब पूरी तरीके से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन को बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।